Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. Today, the topic of the video is Elizabethan Age as we are discussing history of English literature. So, today we will discuss another age from the history of English literature, and the age is Elizabethan Age. It is from 1558 to 1603. एलिज़ाबेथन एज को गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। इस वक्त इंग्लैंड में पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, जिसकी वजह से आर्ट ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, आर्ट बहुत ज़्यादा फला फूला। ये एज जो है ये गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है और गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी है। इस एज के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है, इसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है और इसको रेनेसां भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों एक ही एज के नाम हैं, लेकिन ये तीन डिफरेंट नेम्स इस एज को क्यों दिए गए, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एलिज़ाबेथन एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान इंग्लैंड पर क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने रूल किया था फ्रॉम 1558 टू 1603। 16th सेंचुरी बनती है ये। इसको शेक्सपियरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर वॉज द वेरी फेमस राइटर ऑफ दिस वेरी एज, और ये जो है सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट है 16th सेंचुरी का। इसके अलावा भी कुछ ड्रामेटिस्ट मौजूद हैं जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह, लेकिन शेक्सपियर को इस एज को शेक्सपियर के नाम के साथ ख़ास कर देने का मकसद ये है कि शेक्सपियर ने इस एज में बहुत ज़्यादा काम किया और ड्रामा को एक नए अंदाज में लिखा और ड्रामा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन रखा, और इस एज को ना सिर्फ गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बनाने में रोल प्ले किया, बल्कि ही मेड दिस एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा एज वेल। इस एज को रेनेसां पीरियड भी कहा जाता है। रेनेसां का मतलब होता है री अवेकनिंग या रिवाइवल। यहाँ पर री अवेकनिंग ऑफ लर्निंग भी हो रही थी, री अवेकनिंग ऑफ लिटरेचर भी हो रही थी, एंड नॉट जस्ट ओनली ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग बट द रिवाइवल ऑफ अदर फील्ड्स वाज आल्सो गोइंग ऑन। नई डेवलपमेंट्स, नई डिस्कवरीज भी हो रही थी। इस एज में ड्रामा या लिटरेचर इतना फ्लरिश क्यों किया, इससे पहले वाली किसी एज में क्यों नहीं किया। और भी बहुत सारे लिटरेरी पीरियड्स थे, लेकिन ना इसके बाद वाली एज में लिटरेचर ने इतना फ्लरिश किया और ना ही इससे पहले वाली किसी एज में किया। इसकी वजह यह है कि क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने अपने टाइम के दौरान इंग्लैंड के अंदर पीस को, शांति को बनाए रखा, और उसने कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान पीस को मेंटेन रखा। इसी वजह से बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई, लिटरेचर भी फ्लरिश हुआ और बाकी फील्ड्स जो हैं उनमें भी डेवलपमेंट हुई। इंग्लैंड में रेनेसां आने से पहले इटली में रेनेसां आया था। इस एज यानी कि एलिज़ाबेथन एज, रेनेसां पीरियड इसको कहें, या शेक्सपियरियन एज से पहले और बाद की एज जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। टॉडलर पीरियड इससे पहले का पीरियड था और इसके बाद जकोबियन एज आती है। इस एज में पर्टिकुलरली ड्रामा ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम सब जॉनरस पर हो रहा था हर लिटरेरी पीरियड के अंदर, लेकिन हर पर्टिकुलर लिटरेरी पीरियड में कोई ना कोई पर्टिकुलर जॉनरा जो है
वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। जैसे कि हमने देखा कि रोमांटिक पीरियड में, रोमांटिसिज्म में पोइट्री ने फ्लरिश किया, विक्टोरियन एज में नॉवेल्स ने फ्लरिश किया और एलिज़ाबेथन एज में ड्रामाज ने फ्लरिश किया। और इस एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। इस एज के जो पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, प्रोज राइटर्स हैं, यानी कि तमाम के तमाम ऑथर्स जो इस एज में हैं, उनकी इंस्पायरेशन किस चीज़ से है, अब मैं आपको ये बताऊंगी। जो इस एज के ऑथर्स हैं वो इंस्पायर्ड थे बाय द ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो कि यूरोप के कंट्रीज से, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ऑफ यूरोप से ये उनके ट्रेडिशन से ये इंस्पायर्ड थे। और दे वर मोस्टली इंस्पायर्ड बाय इटालियन ट्रेडिशनल वर्क्स, ठीक है। इटली के ट्रेडिशन से और इटली के वर्क्स से ये इंस्पायर्ड थे। ये उससे इंस्पायर होने के बाद इंग्लिश लिटरेचर में अपने वर्क्स को प्रोड्यूस करते थे। इटालियन राइटर्स जो हैं वो बेसिकली इंस्पायर्ड थे ग्रीक्स और रोमन्स के एंशियंट वर्क्स से। सॉनेट्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो बेसिकली इटालियन लिटरेचर ही से आई हैं। ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर लैटिन में कुछ लिखने वाले पहले शख्स का नाम है सर टॉमस मेयर, जिनकी पिक्चर आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं। इनका फेमस वर्क है यूटोपिया, या उटोपिया भी आप इसको कह सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर एज के, इसके कुछ फीचर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ। रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर में दोबारा से इंटरेस्ट जो है वो पैदा हुआ था। अबंडेंस ऑफ आउटपुट हुआ था। न्यू रोमांटिसिज्म हुआ था, यानी चीज़ों को नए तरीके से, नए रोमांटिक वे में लिखा जाने लगा था। ट्रांसलेशंस हुई थी एलिज़ाबेथन एज के अंदर, यानी कुछ लैटिन ग्रीक्स के वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया था एलिज़ाबेथन एज में इंग्लिश में। स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस लोगों में बढ़ा था कि हमें आज़ादी चाहिए। हर पर्टिकुलर बीइंग को एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मैन वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। मैन वॉज द वन फॉर whom द यूनिवर्स वॉज मेड, ठीक है। और उसके अलावा डेवलपमेंट हुई थी ड्रामा की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ड्रामा की हुई थी, और प्रोज और नावल पर भी काम किया गया था। अब हम आते हैं कुछ राइटर्स की तरफ जो कि इस एज के हैं। कुछ पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट्स हैं, प्रोज राइटर्स हैं और यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में भी हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी विट्स पर एक और वीडियो बनाऊँ, एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। सो जो पोइट्स हैं इनमें एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी और कुछ और मज़ीद पोइट्स का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। एडमंड स्पेंसर जो है वो एलिज़ाबेथन एरा से बिलोंग करता है, और एडमंड स्पेंसर की एक बहुत फेमस बुक है फेरी क्वीन। फिलिप सिडनी जो है वो भी बेसिकली एक क्रिटिक भी हैं, एक पोएट भी हैं, और ये एक कोर्टियर भी थे। उसके अलावा अगर हम
ड्रामेटिस्ट की बात करें तो ड्रामेटिस्ट में द मोस्ट फेमस एंड द बिगेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ दैट वेरी टाइम वॉज शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने ना सिर्फ ड्रामाज लिखे बल्कि उन्होंने पोइट्री में भी अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम दी थी। शेक्सपियर के फेमस ड्रामाज में जो ट्रेजिडीज शामिल हैं उनमें ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में हमारे पास टेम्पेस्ट आती है जो कि एक ट्रैजिक कॉमेडी है। और शेक्सपियर जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है 16th सेंचुरी का। ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर और मार्लो पर हम दोबारा भी मज़ीद भी इसी वीडियो में कुछ बात करेंगे। इस वक्त ब्लैंक वर्स जो है उसमें चीज़ों को लिखा जाता था, ड्रामास को ब्लैंक वर्स में लिखा जाता था और क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर जो हैं उन दोनों ने ब्लैंक वर्स में अपने ड्रामास को लिखा। कुछ बातें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेक्सपियर और मार्लो के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी इसी वीडियो में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोज। प्रोज में जॉन लिली, का नाम आता है। जॉन लिली जो हैं, जॉन लिली ने शेक्सपियर को सबसे पहले परिभाषित किया था, मीन्स फॉलो किया था। उसके अलावा प्रोज में एक बहुत बड़ा नाम फ्रांसिस बेकन का आता है। इन्होंने अपने एसेज जो हैं वो लिखे थे और इनके एसेज को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सेलेबस में भी शामिल किया जाता है। उनके कुछ एसेज के नाम लेती चलूँ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ये थे कुछ प्रोज राइटर्स। प्रोज राइटर्स के बाद हमारे पास कुछ पोइट्स आते हैं। पोइट्स की बात करते हैं तो पोइट्री में थॉमस वर्ड जो हैं वो एक पोइट हैं 16th सेंचुरी के, एलिज़ाबेथन एरा के। इन पर इटालियन इन्फ्लुएंस था और ये पोइट्री में इनोवेशंस करना पसंद करते थे। एक नाम हेनरी हॉवर्ड का हमारे पास आता है। हेनरी हॉवर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था इटालियन सोनेट्स को इंग्लैंड के अंदर और इन्होंने इटालियन सोनेट्स का एक हिस्सा कॉपी किया और जो दूसरा हिस्सा था उसको अपने अंदाज में लिखा। पेट्रार्क्स की जो सोनेट्स हैं उनको इंग्लैंड में कॉपी किया गया। शेक्सपियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक पोइट भी थे। उन्होंने सोनेट्स में अपनी एबिलिटी को आजमाया था और सोनेट्स को शेक्सपियर ने अपने ही अंदाज में बदला। ही चेंज्ड द सोनेट्स इन हिज ऑन वे और उनकी फेमस सोनेट, उनकी 18th सोनेट है। उनकी 18th सोनेट, शैल आई कंपेयर द
जो है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा जैसे कि हमने स्पेंसर की बात की, स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखी थी जो कि एक एलिगोरिकल वर्क है। उसके अलावा फिलिप सिडनी जो हैं वो भी 16th सेंचुरी के एक फेमस पोइट हैं। इस वक्त में ड्रामाज और थिएटर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया गया, थिएटर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। बेसिकली जो थिएटर है उसको सबसे पहले इटालियन लिटरेचर के अंदर इम्पोर्टेंस दी गई और इटली के अंदर थिएटर्स को असर नो तामीर भी किया गया और उनका रिवाइवल भी हुआ। इसी तरह जो इंग्लैंड के प्ले राइट्स थे उन्होंने इटालियन मॉडल्स को गले लगाया। शेक्सपियर जो है वो हमारे पास एक पोएट भी है और एक ड्रामेटिस्ट भी है। अब हम कुछ बात करते हैं शेक्सपियर और मार्लो के दरमियान फ़र्क की या उनके दरमियान रिजेम्बलेंस की। दोनों ही एक एज से बिलोंग करते हैं, दोनों ही 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और ये हैं हमारे पास फ्रांसिस बेकन, ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो और ये हैं शेक्सपियर। अब हम आते हैं शेक्सपियर और मार्लो के बारे में कुछ डिस्कशन पर। शेक्सपियर और मार्लो जो हैं दोनों ही ने ब्लैंक वर्स यूज़ किया, दोनों 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं। शेक्सपियर के फेमस वर्क में ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, टेम्पेस्ट वगैरह जैसे फेमस ड्रामास जो हैं वो शामिल हैं। उसने पोइट्री भी की, उसने सॉनेट्स भी लिखे और जो टेम्पेस्ट है वो उसका लास्ट वर्क जो है वो कंसीडर होता है। उसके अंदर भी आपको इस तरह का सिंबल मिलता है कि आपको समझ में आता है कि ये उसका लास्ट प्ले था। उसके बाद जो शेक्सपियर है और मार्लो है दोनों ही ने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया। उसके अलावा जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाने वाले ड्रामास थे उनको क्वीन एलिज़ाबेथ के सामने परफॉर्म किया जाता था। जो बेसिकली एलिज़ाबेथ थी, क्वीन एलिज़ाबेथ वन, शी वॉज अ डांसर एंड अ गुड मैजिशियन और उसने बहुत अच्छे तरीके से रूल किया। उसने पीस कायम रखा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान। और इसी वजह से इसके दौर में लिटरेचर ने, आर्ट ने इतना ज़्यादा फ्लरिश किया। तो हम बात कर रहे हैं मार्लो और शेक्सपियर के बारे में। तो शेक्सपियर और मार्लो जो हैं, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर को कॉपी किया और ये भी माना जाता है कि अगर मार्लो को कुछ और टाइम मिलता, यानी वो कुछ और मज़ीद टाइम ज़्यादा रहता, तो वो शेक्सपियर को पीछे छोड़ देता। मार्लो जो था ही फोकस्ड ऑन मोरालिटी और ही वॉज नॉट फ्लेक्सिबल इन हिज राइटिंग्स एज शेक्सपियर। जिस तरह शेक्सपियर जो थे वो अपनी राइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करते थे, उस तरह मार्लो अपनी राइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ नहीं करता था। यानी शेक्सपियर के
ड्रामाज में हमें वैरायटी नज़र आती है, हमें ट्रेजेडी नज़र आती है, हमें कॉमेडी नज़र आती है, हमें रोमांस नज़र आता है, हमें ट्रेजिक कॉमेडी नज़र आती है। कुछ फेमस वर्क्स जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे उनमें एक डॉक्टर फॉस्टस है। द अदर वन इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा। डॉक्टर फॉस्टस और ज्यू ऑफ माल्टा दोनों ही को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ऐड किया जाता है। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एमए इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में शामिल है, और यूओएस के सिलेबस में भी पहले डॉक्टर फॉस्टस ही को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है वो ज्यू ऑफ माल्टा को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा टॉमस डेक्रे जो एक फेमस पोइट हैं उस एज के, द शू मेकर्स हॉलीडे उनकी एक फेमस राइटिंग है, और उन्होंने रियलिस्टिकली लिखा, रियलिस्टिक प्लेस वगैरह लिखे, गरीबों पर लिखना पसंद करते थे वो। रॉबर्ट ग्रीन जो है वो भी एक फेमस ड्रामेटिस्ट है। ड्रामास को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ब्लैंक वर्स में लिखा जाता था। उसके अलावा जो इस एज के राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट, पोइट्स, प्रोज राइटर्स, उन सब का आगे आने वाले जो राइटर्स थे उन पर भी इन्फ्लुएंस था, और इनको देखकर उन्होंने अपनी राह जो है वो हमवार की और इनसे जो है वो काफ़ी कुछ सीखा, यानी अपनी राइटिंग्स में इनको फॉलो किया। शेक्सपियर जो है वो एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है, उसको उसी की एज में देखें, आपने देखा मार्लो जो है वो फॉलो करता था। उसके अलावा जो स्पेंसर हैं, जॉन मिल्टन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उसके अलावा जो टीएस इलियट हैं, उसने भी, जो कि एक पोइट भी हैं, मॉडर्न पोइट हैं और एक क्रिटिक भी हैं, उन्होंने भी इस एज से बहुत ज़्यादा ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिज़ाबेथन एज। ये हैं जी क्रिस्टोफर मार्लो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एलिज़ाबेथन एज। इन स्लाइड्स पर जो लिखा हुआ है आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। इस एज में से आपके पास ड्रामाज जो हैं वो आपने पार्ट 1 में इस एज से रेलेवेंट आप लोग पढ़ते हैं। 16वीं सेंचुरी यानी क्लासिकल ड्रामा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं, उसमें आप मार्लो को भी पढ़ते हैं। उसके अलावा आप इस एज से प्रोज में भी पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हैं। उसके अलावा इस एज में से आप पोइट्री में भी सिलेबस में पढ़ते हैं, पोइट्री के सिलेबस में भी सिलेबस ऐड किया जाता है इस एज से, जैसे कि शेक्सपियरियन सॉनेट्स और स्पेंसर की फेरी क्वीन वगैरह। सो आप इस एज का अच्छा सा इंट्रो आपको यहाँ मैंने दे दिया है। इस एज के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने यहाँ स्लाइड्स पर मेंशन की हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट्स लें और उनके नोट्स बनाएं। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी करें, और लॉन्ग क्वेश्चन, एक डिटेल्ड क्वेश्चन जो कि आपको एज के बारे में पता होना चाहिए, उस पर भी आपको ये वीडियो हेल्प आउट करेगी। उसके अलावा आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, जैसे CSS, PMS वगैरह, या आपके जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं PPSC के लिए, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like and comment on the video, and don't forget to subscribe the channel, and don't forget to hit the black bell icon.